अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 10 की फ़िज़िक्स है और इसमें मैं 2-3 चैप्टर्स आपको इस वीडियो में कवर अप करवाऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स के। सबसे पहला टॉपिक है वेव, अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड वेव। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जाने को वेव कहते हैं। फिर है ट्रांसफ़र वेव। ट्रांसफ़र वेव आर वेव दैट ट्रेवल in a direction perpendicular to the direction of wave motion. For example, ripple, tank motion, surface of water. अच्छा, इसमें ट्रांसफ़र वेव है। ट्रांसफ़र वेव वो होती है जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ दी वेव में, यानी कि वो इस तरह चल रही होती है। सही। और जो है इसमें ये होता है, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ये रिपल टैंक होता है, वो होता है, और मोशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि सरफेस ऑफ वाटर में उसकी जो है ना डायरेक्शन ऐसे ऐसे होती है। अगर एक ड्रॉप गिरता है बीच में तो ये जो साइड में आ रही होती है, ये रिपल्स जो है ना, इसको कहते हैं कि ये है ट्रांसफ़र वेव, जो इस वाटर में जो है ना ड्रॉप होने के बाद एक वेव बनती है, तो वो होती है ट्रांसफ़र वेव। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन पैरेलल डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अच्छा, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होती है पैरेलल। तो ये आपको याद रखना है कि जो ट्रांसफ़र वेव होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो होती है पैरेलल। तो पैरेलल वेव की जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल होती है साउंड वेव। सही। और इस डायग्राम में मैं आपको समझा देती हूँ। जो ये लेंथ होती है वो एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो इसका ये हिस्सा होता है ये होता है ट्रफ, और ये होता है क्रस्ट। और जो है एम्पलीट्यूड को ये भी कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके किसी क्वेश्चन में आए कि वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी से डिनोट होता है, और टाइम पीरियड वो होता है कि एक वेव कितने टाइम पर गुजरा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितना टाइम गुजरा है और ये वेव कंप्लीट हुआ है। और ये होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड के ऑपोजिट होता है, 1/t हम बोलेंगे। और ये टाइम पीरियड सेकंड में मेजर करते हैं, और ये मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में। उसके बाद आता है वेवलेंथ, लैम्डा होता है इसका सिंबल, और ये मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद आता है वेव स्पीड, जिसका सिंबल है v, डिनोट करते हैं v = s/t। ये स्पीड का ही फॉर्मूला है s/t। s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप रखें, और ये t से डिवाइड होता है। और उसके बाद s तो हमारे पास है वेवलेंथ लैम्डा, तो हम लैम्डा में करेंगे। लैम्डा में करने के बाद लैम्डा/t करने के बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? एक पेंडुलम होता है जो कि मूव कर रहा होता है। ये मूव कर रहा है, तो उसके बाद इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड का, जिसमें ये पूरा इधर से लेकर इधर तक के दोबारा आया है, तो उसका पीरियड क्या होगा? लेंथ ऑफ रोप है और ग्रेविटी चाहिए होगी। यानी कि हमें अगर कोई क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल आता है टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा और इसे याद करना होगा, 2π√L/ग्रेविटी।
तो ये यहाँ तक है आपका हो जाएगा वेव का चैप्टर, जो मैट्रिक क्लास का है, जिसमें से मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल दिए हैं। उसके बाद है साउंड का चैप्टर। साउंड में है म्यूज़िकल साउंड। म्यूज़िकल साउंड कहते हैं प्लेजेंट साउंड्स को। नॉइज़ क्या कहते हैं? अनप्लेजेंट साउंड। इको होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड। अच्छा, ये जो म्यूज़िकल साउंड होता है वो प्लेजेंट मतलब जो कानों को अच्छा लगता है, और नॉइज़ वो होता है जो आप सुनना नहीं चाहते, अजीब सी आवाज़ लगती है आपके कानों को, अनप्लेजेंट होती है। और इको वो होता है जो गूंज होती है, जो आपकी आवाज़ टकरा के वापस आपके पास आए। इंफ्रा साउंड क्या होता है? वेरी लो फ्रिक्वेंसी साउंड। ह्यूमन में ये होता है लेस दैन 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता, यानी कि ये मिनिमम होता है जो वो सुन सकता है। उससे कम हर्ट्ज की आवाज़ होगी, साउंड होगा, तो वो नहीं सुन पाएगा, कुडंट हेयर। और मैक्सिमम होता है, और इस मिनिमम को कहते हैं इंफ्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी साउंड होता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है, जो कि ह्यूमन में होता है 20,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा होगा तो उसको वो या तो आवाज़ समझ नहीं आएगी, या फिर वो ना यानी कि बहुत पेन में आ जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड। फिर उसके बाद है स्पेक्ट्रम, अ रेंज ऑफ कलर्स। रेंज ऑफ कलर्स। स्पेक्ट्रम वो कहलाते हैं जो रेनबो में कलर्स होते हैं ना, जो 7 कलर्स होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं, तो वो रेंज ऑफ कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। अ लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म एंड चेंज इनटू अ रेंज ऑफ कलर्स। जो वाइट लाइट होती है वो स्पेक्ट्रम में जो चेंज होती है उस प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? कलर्स पैटर्न इन डिस्पर्जन। जो कलर्स बने हैं और जो है ना जो पैटर्न में आए हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये वही है अ रेंज ऑफ कलर्स, और इसमें हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि प्रिज्म से ये लाइट गुज़रती है, वाइट लाइट, और चेंज होती है डिफरेंट कलर्स की लाइट्स में, तो हम यही बोलेंगे। और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट उस प्रोसेस को कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं VHF। VHF क्या होता है? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। इसका यूज़ भी आ सकता है, MCQs में यूज़ आता है टीवी प्रोग्राम्स और टेलीकास्ट। टीवी प्रोग्राम्स के टेलीकास्ट में ये हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। और फिर उसके बाद है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF भी इसी में ही यूज़ होता है। IR होता है, IR में है इंफ्रारेड लाइट। ये यूज़ होता है रिमोट्स में, जो टीवी के रिमोट्स होते हैं जिसमें से सिग्नल्स आते हैं, वो टीवी को सिग्नल्स देता है कि जो है ना वो जैसे चैनल चेंज करना है, या फिर आप साउंड जो है ना वो करना चाहते हैं कम ज़्यादा, तो ये रिमोट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद लॉन्गर वेवलेंथ दैन विजिबल लाइट। अच्छा, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कहा जाता है, और ये अगर लॉन्गर वेवलेंथ में हो EMR तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। तो इसकी ये डेफिनेशन इधर लिखी है, सही है, इंफ्रारेड की। इंडोस्कोप वो होता है जो मेडिकल डिवाइस, ये एक मेडिकल डिवाइस होता है, लॉन्ग ट्यूब यूज टू सी abnormalities inside the human body like stomach और diagnose disease। ये मेडिकल साइड में बहुत यूज़ होता है। पेट के जो डिजीज़ेस होते हैं उसमें एंडोस्कोप यूज़ होता है। एंडोस्कोपी के लिए लोगों को दिया जाता है कि अगर उनके पेट की बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही होती है तो एक ट्यूब डाला जाता है उनके पेट तक के,
और उनको जो है कैमरे के मदद से वो देखा जा रहा होता है, तो जो है उसमें डायग्नोज भी हो जाता है कि ये कौन सी डिज़ीज़ है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट वो होता है जो अक्सर डार्क में आपको लाइटन करे, जैसे आप विदाउट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ग्लो कर रहा हो, जैसे कि तस्बीह होती है या वॉल क्लॉक में अक्सर नंबर्स ऐसे लिखे हुए होते हैं जो है ना अंधेरे में ना चमक रहे होते हैं, तो उसमें एक्चुअली होता है फ्लोरेसेंट। असल में ये जैसे तस्बीह होती है वो भी चमक रही होती है अंधेरे में, तो वो भी जो है उसमें फ्लोरेसेंट लगा हुआ होता है और ये एब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्व इन अल्ट्रा वायलेट। ये जो है ना फ्लोरेसेंट जो है ना वो इस तरह होता है कि अल्ट्रा वायलेट में एब्जॉर्व करवाते हैं उस सब्सटेंस को, तो फिर वो फ्लोरेसेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन अक्सर यूज़ होता है हमारे आसपास की चीज़ों में। दे ऑल्सो अल्ट्रा वायलेट यूज़ एज टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, या हार्मफुल बैक्टीरिया को जो है ना मारने के लिए और ख़त्म करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन। ये यूवी होता है, यूवी बी टाइप भी होता है, सी टाइप भी होता है, ये यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एक्स-रेज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछते हैं, और ये एक्स-रेज़ क्या होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन अक्सर लोग करवाते हैं और ये डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक टूल यूज टू फाइंड डिजीज़ एंड इंजरीज़। जो अंदर की इंजरी होती है, जो बाहर वाजे नहीं हो रही होती है, अंदरूनी ज़ख़म को ये वाजे कर देती है इंडोस्कोप वो सीटी स्कैन में। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन थेरेपी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कैंसर के लिए यूज़ होता है। अगर ये ऑप्शन में आए कि ये कैंसर में कौन सी थेरेपी यूज़ होती है, तो आप ये ज़रूर बोलें रेडिएशन थेरेपी। अब यहाँ से गामा रेज, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्ली ऑफ अनस्टेबल एटम डिके इनटू स्टेबल न्यूक्लियस टू लूज एनर्जी। दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, ये गामा रेज भी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो है न्यूक्लियस से निकाला जाता है और ये रेज निकलती हैं और ये अनस्टेबल एटम होता है जो डिके हो जाता है स्टेबल न्यूक्लियस में और अपनी एनर्जी लूज़ करता है। जो एनर्जी लूज़ करता है फिर उसमें से गामा रेज निकलती हैं। अब ये है स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। ये है स्फेरिकल मिरर इक्वेशन और इसमें ये होता है कि 1/f 1/p + 1/q। अच्छा, कॉनकेव में जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो फोकल लेंथ हमें बता दिया जाता है क्वेश्चन में कि कॉनकेव में वो पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स में माइनस साइन ज़रूर लगाते हैं। जो भी वैल्यू आती है तो हम माइनस साइन लगा देते हैं ऑटोमेटिकली, चाहे इसमें माइनस में आए या नहीं आए। फोकल लेंथ हम वैल्यू फाइंड करके फिर उसमें माइनस लगा देते हैं और f है इसमें फोकल लेंथ, p है ये डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट रखा होता है लेंस के पास, उधर तक के लेंस तक के का डिस्टेंस होता है p, और q होता है लेंस से ऑब्जेक्ट बनने का डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना है, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है और इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है, तो यहाँ तक के का डिस्टेंस लेंस से तो वो होता है क्यू कहलाता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है अगर p और q दिया जाए तो फोकल लेंथ मालूम करते हैं, और अगर ये दोनों दिया जाए तो इससे ये भी मालूम कर सकते हैं इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना। तो ये इसी तरह मालूम करते हैं और इसको मेजर करते हैं। ये लेंस में होता है तो मीटर्स में इसको जो है मेजर करते हैं, और इसका पॉजिटिव साइन का और नेगेटिव साइन का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि ऑप्शंस में होता है, तो फिर आपको जो है ऑप्शंस में ख्याल रखना होगा। अगर आपने पॉजिटिव में टिक कर दिया और नेगेटिव छोड़ दिया तो भी क्रॉस हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होता है, जबकि डायमंड में होता है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इन दोनों में ये फ़र्क है बस 0.1 का फ़र्क है, ये याद रखिएगा। जबकि डायमंड में जो है काफ़ी फ़र्क आ रहा है, आधे से भी कम हो रहा है, 1.25 हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल सेम है 10⁸। स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। आई क्या है? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और एन क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट मालूम करते हैं। स्नेल लॉ ये एंगल के बारे में है, जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट पास होती है तो वो कितना रिफ्रैक्ट करती है। तो ये रिफ्रैक्शन का है, अगर आई लेस देन सी होगा तो ये रिफ्रैक्ट कर देगा, और जबकि आई इक्वल टू सी होगा तो ये क्रिटिकल एंगल बनाएगा, जो कि 90 डिग्री का होगा। ये क्रिटिकल एंगल बनाएगा। और अगर आई ग्रेटर देन सी होगा तो जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, यानी कि ये इधर से पूरा इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की पावर हम उस तरह मालूम करते हैं जब फोकल लेंथ के जितना कम हो, यानी कि फोकल लेंथ जितना जो है करीब बनेगा उतना पावर उसकी बढ़ेगी। सही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम कंसिडर करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, जो अक्सर हमारे लिए यूज़ होता है वो ग्लासेस, प्रोजेक्टर और कैमरा और फोटोग्राफर एनलार्जर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो है फोकल लेंथ अगर जितना करीब होगा उतना ये लेंस पावरफुल होगा। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास भी देखा होगा, अगर वो जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो उतना बड़ा करके दिखा रहा होगा, आपको इमेज बहुत करीब से दिखा रहा होगा। जबकि जो है अगर वो हल्का सा मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो वो बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा। और ये है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया अक्सर उन शॉर्ट साइट आइज़ को कहते हैं जो है दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जो आँखें दूर की चीज़ें नहीं वो देख नहीं पाती हैं, तो उनको कहा जाता है मायोपिया। और जो है करीब की चीज़ें नहीं देख पाते, ये आइज़ के डिज़ीज़ होते हैं। और ये आई चेकअप करने जिसमें जो है आप लोग के वो ग्लासेस लगते हैं, तो वो हाइप्रोपिया होता है, और उसी तरह ग्लासेस लगे जाते हैं। तो वो लेंस लगे हुए होते हैं उसमें। अक्सर आप लोगों ने जो है उसमें देखा होगा वो ग्लासेस में कि जो है ना मायोपिया जो होते हैं उनमें जो है ना कॉन्वेक्स लेंस लगता है, और जबकि जो है ना इसमें कॉनकेव लेंस लगता है। और किसी को इन दोनों से मसला होता है तो उनका जो है मिक्स होता है, और उनका जो है दोनों लेंस मिला के लगाया जाता है। अब ये नेक्स्ट है मैथ्स का, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना डिस्कस करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और एक्सप्लेनेशन आपको जो है समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।